हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। रोजाना की तरह शाम के 8 बज चुके हैं और फिर से एक हम नए सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और शुरू से लेकर के अंत तक के क्लास को जरूर एंजॉय करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो होंगे 31, लेकिन डिस्कशन करते करते ये 100+ क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरा क्लास में डिस्कशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कॉपी और पेन को साथ में रखें और जो जो आपको मुख्य क्वेश्चन लगे उसका आप एनालाइज को एक जगह कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लें। आने वाले समय में उसका रिवीजन करें और आपकी तैयारी बेहतर होगी। ध्यान रहेंगे, ये जो है आज का ये सेट नंबर 5 है। कल से हम देखेंगे कि सेट नंबर 6 को। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। जो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क से विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर क्या होगा आपका? मेरुरज्जु का ये काम है कि मेरुरज्जु जो है ये तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक ये पहुंचाता है। आइए मुख्य बिंदु पर नज़र डालते हैं। मेरुरज्जु जो होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग होता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना होता है। साथ ही साथ मस्तिष्क से आने वाले जो भी उद्दीपन का संवहन होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। बात करें तो मनुष्य में मेरुरज्जु की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे 31 जोड़ा मेरुरज्जु की संख्या होती है। ये बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। से बात कर लेते थोड़ा सा सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम क्या होता है? तो सेरिब्रम जो होता है बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान का जो होता है वो केंद्र होता है। बात कर ले मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? तो ये आपका सांस के अलावे रक्तचाप, जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, खाना निगलना, उल्टी, ये सभी पर नियंत्रित कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा ये सभी पर नियंत्रित करता है। सांस पर, रक्तचाप पर, निगलने पर या उल्टी करने पर मदद करता है। लेकिन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे जो श्वसन तंत्र है, श्वसन को प्रभावित कौन करता है या फिर कंट्रोलिंग कहाँ से होता है? ध्यान रखेंगे, उसका राइट आंसर क्या होगा कि पोन्स के द्वारा। क्या हो जाएगा उसका? पोन्स। कि श्वसन तंत्र को या श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? तो पोन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पोन्स उसको कंट्रोल करता है। वैसे मेरुरज्जु की संख्या देखें तो मेरुरज्जु की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी मेरुरज्जु की संख्या होती है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो ध्यान रखेंगे गगन जो है, ध्यान रखेंगे गगन शक्ति नहीं, सिर्फ गगन जो है भारत की उपग्रह आधारित संवर्धित प्रणाली है। क्लियर है बात? चलो अगर बात कर ले थोड़ा सा हम नाग के बारे में। तो नाग के बारे में पहली कक्षा में हमने जिक्र कर लिया कि नाग एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिक नहीं है, एंटी टैंक मिसाइल है। और याद रखेंगे जो नाग है फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे वर्क करता है, यानी कि दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ध्यान रखेंगे ये जो है सतह से सतह पर मार करता है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम गगन शक्ति के बारे में। गगन शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। गगन शक्ति जो है भारतीय वायुसेना का ये युद्धाभ्यास है। भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास क्या है? तो ध्यान रखेंगे गगन शक्ति। बाकी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली कौन सी हो जाएगी? तो गगन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे प्लास्टिक जो होता है वो एथिलीन का बहुलक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एथिलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन जो होता है वो प्लास्टिक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक जो होता है वो एथिलीन का बहुलक होता है। और अगर इथाइलिन का बहुलक पूछ देगा तो इथाइलिन का बहुलक जो होता है वो पॉलीथीन होता है। इथाइलिन का बहुलक क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे पॉलीथीन होता है। एक क्वेश्चन और देता है कि एमाइड का बहुलक क्या है? एमाइड का बहुलक क्या है? तो ध्यान रखेंगे एमाइड का जो बहुलक होता है वो नायलॉन होता है। एमाइड का बहुलक क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे वो नायलॉन होता है। ठीक है बात? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया सर? कि निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंदर वर्गीकृत किया जाता है?
तो ध्यान रखेंगे प्राणी जगत के अंतर्गत जो होता है वो मेटाजोआ को वर्गीकृत किया गया है। किसको? मेटाजोआ को ये वर्गीकृत किया गया है। आइए मेटाजोआ के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक ना, चलो मेटाजोआ के ऊपर फोकस करते हैं हम। मेटाजोआ जो है बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है। मेटाजोआ जो है बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोटोजोआ के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हो यहाँ पे। तो प्रोटोजोआ जो है अत्यंत सूक्ष्म तथा स्वतंत्र जीवी सहजीवी परजीवी है। रिपीट करते हैं बात को, जो प्रोटोजोआ है वो एक प्रकार का अत्यंत सूक्ष्म स्वतंत्र जीवी सहजीवी तथा परजीवी भी है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम क्यूलेक्स पिपियंस के बारे में। तो हमारे घरों में जो मच्छर पाए जाते हैं, जो जनरली घर में मच्छर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं क्यूलेक्स पिपियंस कहते हैं। क्यूलेक्स पिपियंस कहते हैं। ये बातें ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मेरा मलेरिया रोग होता है, जो मलेरिया रोग होता है वो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। ध्यान रखेंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। और घरों में कौन सी मच्छर पाई जाती है? तो क्यूलेक्स पिपियंस जनरली तौर पे ये देखा जाता है। ठीक है बात, चलो आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बात कर लेते तो थोड़ा सा अप्सरा के बारे में। अप्सरा क्या है? तो एक प्रकार का अनुसंधान रिएक्टर है। क्या है? अप्सरा जो है एक प्रकार का अनुसंधान रिएक्टर है जिसका स्थापना बार्क में किया गया। कहाँ किया गया? बार्क में किया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। अप्सरा का स्थापना इसी बार्क में किया गया था। और ध्यान रखेंगे बार्क जो है वो मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्सरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बात करें कि अप्सरा का निर्माण कब हुआ है, तो अप्सरा का जो निर्माण है वो 1956 में हुआ है। कब हुआ है अप्सरा का निर्माण? 1956 में होता है। आइए कुछ प्रमुख रिएक्टर के निर्माण वर्ष देख लेते हैं, जो जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अप्सरा का निर्माण वर्ष कब हो गया? 1956 हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन देता है साइरस का निर्माण वर्ष। तो साइरस का निर्माण वर्ष याद रखेंगे 1960 में साइरस का निर्माण वर्ष माना जाता है। ठीक है बात। उसके बाद लास्ट आपसे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ध्रुव के बारे में पूछा जाता है कि ध्रुव का निर्माण वर्ष क्या है। तो ध्रुव का निर्माण वर्ष 1985 है। वैसे महत्वपूर्णता तो इस बात में भी है कि याद रखेंगे पूर्णिमा में तीन प्रकार की रिएक्टर हुए। पूर्णिमा में 3 प्रकार के रिएक्टर हो गए। पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3। पूर्णिमा 1 जो है वो 1972 में ये निर्माण हुआ। पूर्णिमा 1 को 1972 में निर्मित किया गया। जबकि पूर्णिमा 2 को कब निर्मित किया गया? 1984 में पूर्णिमा 2 को निर्मित किया गया। बात कर लेते हैं पूर्णिमा 3 के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूर्णिमा 3 कब निर्मित होता है? तो याद रखेंगे 1990 में पूर्णिमा 3 को निर्मित किया गया था। कॉपी पेन लेकर के एक जगह जरूर नोट करें। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जो आपको याद नहीं है उसे नोट डाउन कर ले। रिवीजन ही आपको सफलता के द्वार तक पहुंचा सकती है और कोई साधन नहीं इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मेंशन किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है। तो कौन अजैविक घटक नहीं है, ये बातें हमें जाननी चाहिए। तो कौन नहीं है? तो ध्यान रखेंगे हरा पौधा एक प्रकार का अजैविक घटक नहीं है, ये एक प्रकार का जैविक घटक है। एक प्रकार का जैविक घटक है। बात कर ले पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग होते हैं मुख्यतः। पहला कौन कौन? पहला जो होता है अजैविक घटक और दूसरा जो होता है वो जैव घटक होता है। पहला अजैव होता है, दूसरा जो होता है वो जैव होता है। यहाँ से अभी 3 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक क्या होते हैं। तो ध्यान रखेंगे खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला में जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बात। और यही खाद्य श्रृंखला जो है वो जैविक ऊर्जा का स्थिरीकरण करता है। यही खाद्य श्रृंखला जो है जैविक ऊर्जा का स्थिरीकरण करता है। ठीक है बात। और पारिस्थितिकी तंत्र में यही जा करके संतुलन बना लेता है। तो क्वेश्चन देगा कि खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक क्या होते हैं। तो ध्यान रखेंगे उत्पादक होते हैं। और ध्यान रखेंगे जैविक ऊर्जा का स्थिरीकरण कौन करता है? तो खाद्य श्रृंखला करता है। तथा पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन कौन बनाता है? तो खाद्य श्रृंखला ही पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाता है। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं आप लोग किए हैं तो सभी लोग लाइक कर दें, ये आप लोगों से गुजारिश है सर।
ठीक है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक कैसा डिवाइस है। ट्रैकर बॉल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाला क्वेश्चन। तो ट्रैकर बॉल जो है एक प्रकार का, ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि ट्रैकर बॉल के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। ट्रैकर बॉल जो है वो माउस का ही एक रूप होता है। ट्रैक बॉल जो होता है या ट्रैकर बॉल जो होता है वो माउस का ही एक रूप होता है, बशर्ते इसमें रबर बॉल जो होता है वो नीचे नहीं लगा करके ऊपर लगा रहता है। इसका जो रबड़ है वो ट्रैक बॉल में नीचे ना रह करके ऊपर रहता है, तो इसीलिए ट्रैक बॉल हो जाता है। और बाकी माउस में इसके अपोजिट हो जाता है कि रबर बॉल ऊपर ना रह करके नीचे रह जाएगा। बात समझ में आ गई कि ट्रैक बॉल जो है माउस का ही एक प्रारूप है या फिर रूप है, जिसमें रबर बॉल जो है नीचे ना होकर के ऊपर में होता है, ठीक है बात। ये पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इसे एक वर्क में लाया जाता है। ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे, ट्रैक बॉल के बारे में इतनी जानकारी जरूर याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर फोकस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है तो ध्यान रखेंगे कीट भी अकशेरुकी प्राणी में शामिल है, एरेक्विन भी अकशेरुकी प्राणी में शामिल है और मोलास्क प्राणी भी अकशेरुकी प्राणियों में शामिल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरीसृप जो हो जाएगा वो अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा सरीसृप के ऊपर फोकस करते हैं कि सरीसृप कैसी जंतु है आखिर। तो सरीसृप जो है एक प्रकार का असमतापी जंतु होता है, जिसका शरीर जो है वो सल्क से ढका रहता है। समझ सकते हैं सल्क किसे कहा जाता है, तो सरीसृप का जो शरीर है वो सल्क से ढका रहता है और इसमें जो श्वसन होता है वो फेफड़े द्वारा होता है। सरीसृप में जो श्वसन होता है वो फेफड़े द्वारा होता है, ये बातें ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, रेप्टाइल्स अंग्रेजी हो गया, हिंदी सरीसृप हो गया। तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा रेप्टाइल्स कौन सा है, तो मगरमच्छ सबसे बड़ा रेप्टाइल्स है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा रेप्टाइल्स, तो मगरमच्छ है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के ऊपर फोकस करते हैं, जो सभी एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दर्शाए गए हैं। यहाँ पे आपको आंसर करने हैं कि कौन से हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो ध्यान रखेंगे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपको, तो दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं दाचीग्राम के ऊपर थोड़ा सा कि यहाँ कौन सा पशु पाया जाता है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में याद रखेंगे कश्मीरी हंगुल पाया जाता है। याद रखेंगे क्या पाया जाता है, तो कश्मीरी हंगुल पाया जाता है। कश्मीरी हंगुल पाया जाता है कहाँ पे, तो याद रखेंगे दाचीग्राम जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय उद्यान में। याद रखने का निंजा उपाय देखिएगा, हमने याद किया है कि दाचीग्राम जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय उद्यान। अब याद आ जाएगा कि दाचीग्राम कहाँ है आपका, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बात समझ में आ गई। अगर हम थोड़ा सा बात कर ले कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे कश्मीरी हंगुल पाया जाता है। ये बातें तो आप जान लिए। थोड़ा सा बात करते हैं बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो बालपरक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको मेघालय में पड़ता है। मेघालय जो है वो 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे हमने आपको MMM नाता आपको मणिपुर मिजोरम मेघालय के बारे में बताया है, जो 7 सिस्टर के रूप में जाना जाता है। तो बालपरक्रम कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखेंगे मेघालय में आता है। वैसे बात कर दे थोड़ा सा हम कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कहाँ पे है, तो जो उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसका पुराना नाम क्या था, उसका पुराना नाम जो था हेली नेशनल पार्क था। क्या था नाम, हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना कब होती है, 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का या हेली नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था। बात ठीक है। बात देश में जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं वो जनरली तौर पे मध्य प्रदेश में और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी 9 नेशनल पार्क है और अंडमान निकोबार में भी 9 नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और अंडमान निकोबार में, यहाँ से केंद्र शासित के दृष्टिकोण से अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा। बाकी जनरल स्टेट के मामला में मध्य प्रदेश आपका, जहाँ पे 9 नेशनल पार्क है। ठीक है बात। चलो कुछ अभयारण्य है जो आपको राज्य से क्वेश्चन देता है। जैसे क्वेश्चन देता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, आपको उत्तर प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वही लिखवा रहे हैं हम।
मानस कहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, आपको असम में पड़ता है। और असम में भी याद रखेंगे मानस के साथ साथ काजीरंगा याद रखेंगे, मानस के साथ साथ काजीरंगा जो है वो दोनों असम में पड़ता है, ये बातें ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि रणथंभौर कहाँ पे है, तो रणथंभौर जो है राजस्थान में अभयारण्य है, रणथंभौर अभयारण्य जो है वो राजस्थान में है। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि चिल्का अभयारण्य कहाँ पे है, तो चिल्का अभयारण्य, तो चिल्का झील भी उड़ीसा में और चिल्का अभयारण्य भी आपको उड़ीसा में पड़ेगा। बात कर लेते हैं जो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं आप लोग पाखल वन्यजीव अभयारण्य का, तो ये आपको तेलंगाना में पड़ता है और तेलंगाना सबसे नया राज्य के गठन हुआ है, तो ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बात, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, तो याद रखेंगे कोठारी आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। बाकी आपका सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग और राजमन्नार समिति ये सभी क्या है, केंद्र राज्य से संबंधित है। आइए सरकारिया, राजमन्नार, पूंछी आयोग के बारी बारी में करके जिक्र करते हैं, लेकिन सबसे पहला जो जिक्र है वो कोठारी आयोग के बारे में करते हैं। दौलत सिंह कोठारी एक व्यक्ति थे, 1964 की बात है, ध्यान रखेंगे कब की बात है, तो 1964 की बात है। दौलत सिंह कोठारी के द्वारा या उनकी अध्यक्षता में कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा के लिए नया आकार, नया दिशा, उद्देश्य देने के लिए इस आयोग का गठन हुआ था। किसका, तो याद रखेंगे कोठारी आयोग का गठन स्कूली शिक्षा को प्रदान करने के लिए वो डॉक्टर कोठारी के द्वारा ये किया गया था। बात कर लेते हैं राजमन्नार समिति का, जो कि यहाँ पे है, इसका पूरा नाम जो होता है राजमन्नार समिति जो होता है, इसका गठन जो है वो वर्ष 1969 में होता है, 1969 में होता है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है बात, चलो बात कर लेते थोड़ा सा सरकारिया आयोग के बारे में, तो याद रखेंगे जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के द्वारा सरकारिया आयोग का गठन हुआ था, जो कि वर्ष 1983 की दिन है। कब की घटना है ये, वर्ष 1983 की ये घटना है। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि राजा चलैया समिति का संबंध किससे है, तो राजा चलैया समिति का संबंध जो है वो कर सुधार से है, टैक्स सुधार से है, या फिर कह सकते हैं आप कि सुधार किससे सुधार से है, तो कर सुधार से है। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक ना। चलो अगर यहाँ से क्वेश्चन और दे दे कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किसके है, तो सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है वो गरीबी से है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो राजा चलैया समिति किससे है, कर उत्पादन से है, कर सुधार से है, ठीक ना, कर उत्पादन से नहीं, सॉरी, कर सुधार से है। और सुरेश तेंदुलकर समिति किससे है, तो याद रखेंगे गरीबी से है। बाकी राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ, 1969 में हुआ। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1983 में हुआ। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। चलो आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन आप पूरी तरह से देख सकते हो, दिया गया कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन है। कभी कभी महाविस्फोट सिद्धांत का स्थान पे बिग बैंग थ्योरी भी लिखे हुए आ जाता है, तो पेपर में डरने की बात नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश का नॉलेज रखना जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज लेमेंत्रे जो है वो महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में इन्होंने सबसे पहले अपना व्याख्या दिया था। तो कह सकते हैं महाविस्फोट सिद्धांत से का प्रतिपादक कौन थे, तो जॉर्ज लेमेंत्रे थे। ठीक है बात, चलो बात कर लेते थोड़ा सा महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में कि महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित होता है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। महाविस्फोट सिद्धांत का एक और नाम है जिसका नाम क्या है, तो विस्तारित, ध्यान रखेंगे विस्तारित निहारिका परिकल्पना, विस्तारित निहारिका परिकल्पना जो है इसका एक और नाम है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन देगा कि विस्तारित निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, तो याद रखेंगे जॉर्ज लेमेंत्रे भी थे, महाविस्फोट के भी जॉर्ज लेमेंत्रे थे, या फिर बिग बैंग थ्योरी के कौन थे, तो ये जॉर्ज लेमेंत्रे ही थे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है किसके बारे में, तो एडविन हब्बल के बारे में देता है कि 1920 में एडविन हब्बल ने एक संदेश दिया था या फिर एक सिद्धांत दिया था, ये बातें आपको जाननी चाहिए, जो कि ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे ब्रह्मांड के विस्तार से एडविन हब्बल ने कब सिद्धांत दिया था, तो 1920 में ये सिद्धांत दिया था। यह क्वेश्चन देगा कि एडविन हब्बल ने 1920 में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो यह प्रमाण दिया था, तो ब्रह्मांड के बारे विस्तार के बारे में इन्होंने बताया था। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सौर प्रभा मंडल सोलर कोरोना क्या
प्रेक्षण और अध्ययन करने वाला भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? सौर प्रभा मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है? आदित्य L1 कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? आदित्य L1 हो जाएगा। आदित्य L1 के बारे में एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अभी रिसेंट में भी पूछा गया था कि आदित्य L1 जो है देश का पहला सौर कोरोनोग्राफ उपग्रह है। देश का पहला जो है सौर कोरोनोग्राफ उपग्रह कौन सा है? तो आदित्य L1। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, कितने लोग कंप्यूटर की क्लास करते हैं हम उसके भी जांच कर लेते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं सीख लेंगे। चलो, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट जो होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है? तो ध्यान रखेंगे 1024 बाइट के बराबर होता है। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देता है कि 1 KB बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे 1 किलोबाइट या 1 KB बराबर तो 1024 बाइट आपका हो ही गया। लेकिन अगर बात कर ले कि 1024 MB बराबर क्या होता है, तो 1024 MB बराबर जो होता है वो 1 GB होता है। 1024 MB बराबर जो होता है वो 1 GB होता है। और ध्यान रखेंगे 1024 KB बराबर क्या होता है, तो 1024 KB बराबर या 1024 KB बराबर जो होता है वो ध्यान रखेंगे 1 MB होता है। क्या होता है? 1 MB होता है। ये बातें ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि 1024 GB बराबर क्या होता है, तो GB से भी बड़ा कौन होता है, तो याद रखेंगे टेराबाइट। टेराबाइट, ये बातें याद रखेंगे। GB यानी गीगाबाइट, MB यानी मेगाबाइट, KB यानी किलोबाइट, TB यानी टेराबाइट, इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन जो अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा था कि 1 बाइट में कितने बीट होते हैं, 1 बाइट में कितने बीट होते हैं, तो 1 बाइट में ध्यान रखेंगे 8 बीट होते हैं। 1 बाइट में कितने बीट होते हैं, तो 8 बीट होते हैं। और एक निबल में NIBBLE, एक निबल में कितने बीट होते हैं, तो एक निबल में 4 बीट होते हैं। ये सारे कंप्यूटर के मानक मात्रक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। एक निबल में कितने बीट होते हैं, तो 4 होते हैं। 1024 GB बराबर क्या होता है? GB मतलब गीगाबाइट, TB मतलब टेराबाइट। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले KB आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आता है। इसी तरह से बढ़ते चला जाता है, समझ गए। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो याद रखेंगे 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसके अलावा जो राज्य होगा इसमें से उसमें नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और साथ ही साथ तेलंगाना में है। तो कह सकते हैं कि केरल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि केरल में विधान परिषद नहीं है। बाकी तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगहों पे क्या है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे विधान परिषद है। बात करते हैं कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन का प्रावधान जो होता है, चूंकि विधान परिषद का ही चल रहा है बात, तो विधान परिषद का गठन किसी भी राज्य में होगा तो आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 169 के तहत होगा। किसके तहत होगा? अनुच्छेद नंबर 169 के तहत होगा। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से एक और देता है कि विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का सबसे ऊंचा सदन होता है। जैसे संसद का ऊंचा सदन लोकसभा, राज्यसभा आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि संसद का उच्च सदन कौन कहलाता है, लोकसभा या राज्यसभा, और संसद के कितने अंग होते हैं, ये आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है कि आपको उसके फोकस करके आंसर जरूर करने हैं। ठीक है। आइए टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं कि विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का सबसे उच्च सदन होता है, ये बातें ध्यान रखेंगे। और विधान परिषद बनने के लिए सदस्यों की जो मिनिमम एज चाहिए वो 30 ईयर चाहिए। कितनी चाहिए? 30 ईयर चाहिए, यानी 30 वर्ष चाहिए। लेकिन ये तो विधान परिषद हो गया, लेकिन ये विधानसभा रहता तो याद रखेंगे विधानसभा में कितना रहता, तो याद रखेंगे 25 वर्ष रहता। विधानसभा और लोकसभा याद रखेंगे 25 साल, बाकी राज्यसभा और विधान परिषद याद रखेंगे 30 साल, इसमें मिनिमम एज होता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया सर, क्या दिया गया है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखेंगे। 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इसके निर्माण की शुरुआत की गई थी। जोजिला दर्रा यहाँ पे है जो कि जम्मू कश्मीर में किसे किसे जोड़ता है, तो याद रखेंगे लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? लद्दाख को ये कश्मीर से जोड़ता है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जोजिला टनल की लंबाई की बात करें कि जोजिला टनल की लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 14.15 किलोमीटर इसकी
टोटल लेंथ है किसका, तो जोजिला टनल का पूरा लेंथ है। क्लियर है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 को देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया गया है सर, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। आपको पता है कि वर्तमान स्थिति में तो 28 ही राज्य थे, लेकिन जब उस राज्य का गठन होता था तो उस समय 29वां, तो सबसे बाद में कौन सा बना, आज के क्लास में हम डिस्कस भी किए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और सबसे अंत में बना था तेलंगाना बना था। तेलंगाना कब बना था, तो याद रखेंगे 2 जून 2014 को बना था। ये बातें ध्यान रखेंगे। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2014 को बना था, जो कि भारत का उस समय कौन सा था, जब बना था तो 29वां राज्य था। वर्तमान स्थिति में भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में राज्यों की संख्या है 28, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो मात्र 8 रह गया है। ठीक है बात। थोड़ा सा हम बात कर ले ऑप्शन नंबर ए झारखंड के बारे में। तो झारखंड जो है इसका स्थापना जो होता है कब होता है, तो याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को होता है। कब होता है, 15 नवंबर 2000 को होता है। और झारखंड जो है वो 28वां राज्य, झारखंड जो है 28वां राज्य बनाया गया था। यानी कह सकते तेलंगाना से पहले किस राज्य का गठन हुआ था, तो झारखंड का हुआ था। ये बातें याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को। बात कर लेते उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 9 नवंबर को हुआ था इसका गठन। ठीक है बात। इसका कब हुआ था, तो याद रखेंगे 15 नवंबर को इसका गठन हुआ था। और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ भी 2000 में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर को हुआ। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में गठन हुआ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 नवंबर आ जाएगा, फिर 9 नवंबर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 15 नवंबर। तो इसीलिए भारत का 28वां राज्य कौन बन जाता है, 28वां राज्य जो होता है वो झारखंड बन जाएगा। ठीक है। अगर 27वां की बात कर दे तो 27वां कौन बन जाएगा, आपका उत्तराखंड। और 26वां कौन बन जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ बन जाएगा। और भारत का 22वां राज्य जो होता है वो सिक्किम होता है। सिक्किम है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था। क्लियर बात। लेकिन गोवा का पूछते, गोवा का पूछते हैं। गोवा प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा, इसलिए वहाँ का हर बार पूछ देता है। गोवा का गठन कब हुआ, तो गोवा का जो गठन है 1987 में हुआ। कब हुआ, 1987 में हुआ। और जो गोवा है भारत का है 25वां राज्य है। गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य है। ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, दिया गया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो किस वर्ष प्रारंभ हुई, अगर आप जाने तो आंसर कीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1991 हो जाएगा। ठीक है बात। चलो बात कर ले तो 1991 के बारे में। तो 1991 से एक और क्वेश्चन देता है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ, तो 1991 में नई औद्योगिक नीति का घोषणा हुआ। अगर आपको स्पीड कम हो या ज़्यादा लग रहे होंगे तो आप यहाँ पे अपने फ़ोन में कॉर्नर में आई बटन पे क्लिक करके जो 3 डॉट होते हैं वहाँ से स्पीड को कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हो। ठीक है। चलो बाकी हम नॉर्मल कैटेगरी से पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रही होगी और क्लास बेहद अच्छे तरह से आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन के समय वायसराय कौन था। रॉयल कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 1912 का बात आता है तो 1912 में क्या होना जाता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो कह सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है बात। 1912 में एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछता है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी कब, तो 1912 में। और उस समय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी थे। ठीक है। इनके शासनकाल की एक और प्रमुख घटना है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से 18 तक चला था। गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर जनरल थे। क्लियर बात। थोड़ा सा बात कर लेते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में, तो रिवीजन हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में हुआ था। क्लियर है।
अगर बात कर लेते थोड़ा सा इरविन के बारे में, तो इरविन के बारे में बात कर लेते हैं कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन जो पहुंचा था, भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो याद रखेंगे 1928 में भारत में साइमन कमीशन पहुंचा था। और साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो याद रखेंगे बॉम्बे में साइमन कमीशन जो है सबसे पहले पहुंचा था। लॉर्ड कर्जन के ऊपर फोकस कर ले, तो लॉर्ड कर्जन के ऊपर फोकस करते हैं तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर को देखते हैं कि OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये ध्यान रखेंगे OECD जहाँ से कुछ संगठन है उसको हम अभी जिक्र कर देते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपसे हर बार पूछता है, ठीक है। तो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये बातें ध्यान रखेंगे। और पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर है, ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे और क्वेश्चन क्या देता है? तो और क्वेश्चन देता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो याद करेंगे लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। और बात कर ले ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे मनीला में है। और अभी सबसे ज़्यादा पुष्पराज झुकेगा नहीं, दोनों देशों में जो लड़ाई चल रही है नाटो के बारे में, तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे को, ठीक है। बात कर लेते थोड़ा सा रेड क्रॉस के बारे में कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जो है वो आपको जिनेवा में है, ये बातें आप याद रखेंगे, जिनेवा में है। देखो नाटो में एक क्वेश्चन छूट रहा था कि नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो नाटो में जो 30 सदस्य देश हैं, ये बातें ध्यान रखना, अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड करेगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। देखो उसके अलावा सार्क में कितने देश हैं? तो सार्क में जो सदस्य देश हैं वो 8 है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के कहाँ पे है? तो नेपाल के काठमांडू में ही, ये बातें याद रखेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है, SAARC होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, ये बातें याद रखेंगे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन जो देता है इंटरपोल का हेडक्वार्टर, कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखेंगे लियोन्स है। कहाँ पे है? लियोन्स जो है वो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन देता है कि यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूरोपीय ऊर्जा आयोग का गठन जो है वो आपको जिनेवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जिनेवा में पड़ता है। राइट आंसर क्या होगा? जिनेवा हो जाएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया कि महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है। तो मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, इससे पहले जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मिट्टी का खिलौना होता है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, मिट्टी का खिलौना मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है। बात करते हैं मृच्छकटिकम के लेखक के बारे में, तो शूद्रक जो है मृच्छकटिकम के लेखक हैं, ये बातें ध्यान रखेंगे। आइए कुछ प्राचीन पुस्तकें हैं जिनके लेखक हमेशा क्वेश्चन देता है, इसलिए हम उसको फोकस करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो याद रखेंगे विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रेम वाटिका पुस्तक के जो लेखक हैं वो रसखान है, ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन देगा कि बुद्धचरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे बुद्धचरित पुस्तक के जो लेखक हैं वो अश्वघोष महाराज हैं। कौन है? अश्वघोष महाराज हैं, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। बात कर ले कादम्बनी पुस्तक का, कि कादम्बनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कादम्बनी पुस्तक का जो लेखक है वो वाणभट्ट हैं, ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। कादम्बनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाणभट्ट हैं। बात कर लेते कुमार संभवम पुस्तक के लेखक, तो कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये याद रखेंगे कालिदास जो है वो कुमार संभवम पुस्तक के लेखक हैं, ये बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। और 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो 10 कुमार चरित्र के लेखक जो हैं वो दंडी हैं। कौन है? दंडी हैं 10 कुमार चरित्र के लेखक, ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। और जो एक लास्ट पूछा जाता है हर बार साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो साहित्य लहरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो सूरदास है। साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो सूरदास हैं, ये बातें याद रखेंगे। आइए एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रसखान, बुद्धचरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष हो जाएंगे, कादम्बनी पुस्तक के लेखक वाणभट्ट हो जाएंगे, कुमार संभवम कालिदास, 10 कुमार चरित्र दंडी थे लेखक उसके, और साहित्य लहरी जिसके लेखक सूरदास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर फोकस करते हैं कि 21 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आइए, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो भगवान महावीर का जो मूल नाम था वो क्या था, तो सर वर्धमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धमान उनका मूल नाम था, यानी कि बचपन का नाम था।
कह सकते हैं कि भगवान महावीर जो थे वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। यानी कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन गुजारने का संकल्पना ले लिया था और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इन्होंने घर को त्याग दिया था। बात कर ले महावीर स्वामी जो थे वो किस धर्म से थे, तो जैन धर्म के थे। और याद रखेंगे ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे। कौन हुए थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे। और महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ है, ईस्वी नहीं, याद रखेंगे 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ पे हुआ? तो याद रखेंगे कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ है। याद रखेंगे कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था। कंफ्यूज नहीं करेंगे, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के बचपन का भी नाम क्या था? तो सिद्धार्थ ही था। ये बातें याद रखेंगे, कॉमन है दोनों चीज़ों में। और क्वेश्चन जो देता है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो याद रखेंगे प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा को कहीं कहीं अर्धमागधी भी क्वेश्चन में लिख देता है, कंफ्यूज न करेंगे। क्या लिख देता है? अर्धमागधी प्राकृत भाषा को भी लिख देता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक तो हमने इतने तो महावीर के स्वामी के बारे में जान गए, लेकिन जैन धर्म के बारे में हमने नहीं समझा। तो याद रखेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे वो याद रखेंगे कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। ये बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर फोकस करते हैं सर। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर करें, नहीं तो कॉपी पेन लेकर के थोड़ा सा इसे नोट डाउन जरूर कर लें। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये डबल स्टार इसको मिलता है। ठीक है, बात समझो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो है। याद रखेंगे प्लेटो है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। कुछ पुस्तक है जो आपको हमेशा पूछता है, जैसे कि मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीन कैंप जो है एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया है। द पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया? तो द पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की पुस्तक है, अरस्तु की पुस्तक है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो कैथरीन मेयो हैं। कौन है? कैथरीन मेयो हैं। अगर क्वेश्चन देगा वार एंड पीस पुस्तक के लेखक, तो याद रखेंगे लियो टॉल्स्टॉय जो है आपको वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं, लियो टॉल्स्टॉय। अगर क्वेश्चन देगा पैराडाइज लॉस्ट के कौन है? तो याद रखेंगे पैराडाइज लॉस्ट के कौन है? तो जॉन मिल्टन है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और प्रिंसिपिया तो आप लोगों को याद ही होगा कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यूटन चचा हैं। कौन है? न्यूटन चचा हैं, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर है बात? चलिए एक बार दोहरा देते हैं। मीन कैंप पुस्तक लेखक एडोल्फ हिटलर, द पॉलिटिक्स लेखक अरस्तु, मदर इंडिया पुस्तक है, लेखक कौन है? कैथरीन मेयो है। वार एंड पीस पुस्तक है, लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। पैराडाइज लॉस्ट लेखक कौन है? मिल्टन है। और प्रिंसिपिया का तो बच्चा जानता है कि दूध में प्रोटीन होता है, और प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया? बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो किसे जोड़ता है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। किसे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये ध्यान रखेंगे। कौन जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। जैसे थोड़ा सा बात कर ले जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के बारे में, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसे किसे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है कौन? जिब्राल्टर जोड़ता है। जैसे बात कर लेते हैं डोबर जल डमरू मध्य का, कि डोबर जल डमरू मध्य किसे, देखो जल डमरू मध्य क्या होगा? देखो डमरू कैसा होता है जरा बताओ। आओ, हमें पता नहीं था कि शायद हम सोचे कि आपको पता होगा। देखो ये जो जल डमरू मध्य हो गया, यही जो है द्रोणी हो गया, यही आपका जल डमरू मध्य हो गया। यानी इधर से भी जल का संचय हो रहा है, और बीच में जहाँ पे मिल रही है या इसी को बोला जाता है जल डमरू मध्य। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, एक बार और भी हमने बताया था। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसके किसके बीच है? तो यहाँ पे जिब्राल्टर है, तो याद रखेंगे इधर भूमध्य सागर है, और एक साइड क्या है? अटलांटिक महासागर है। अगर बीच में डोबर जल डमरू मध्य है तो एक साइड याद रखेंगे उत्तरी सागर है, और एक साइड अटलांटिक है। कौन है? अटलांटिक सागर है। अगर बात कर ले यहाँ पे मलक्का अगर रहेगा, मलक्का रखेंगे तो इस समय याद रखेंगे एक साइड क्या हो जाएगा आपका? जावा हो जाएगा, और दूसरा साइड क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है बात? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। भाई कहाँ जा रहे हो? रुक जा जरा सा। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चट्टान में नतवलन, क्या दिया गया भाई? किसी चट्टान में नतवलन, देखिए कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक ना, टेक्निकल चीज़ है। किसी चट्टान में नतवलन यानी
डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो नतवलन और डाउनफोल्ड ये सब अभिनति अपनति है क्या, पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखिए चट्टान में ही होता है सबसे पहले चीज़ कि जब लहरनुमा मोड़ जो होता है उसको वलन कहा जाता है। पहला चीज़ तो लहरनुमा मोड़ जो होता है उसको वलन कहा जाता है, और जब वलन का कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा ना और कुछ भाग नीचे धंस जाएगा, उसी को अभिनति और अपनति कहते हैं। तो जब कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा तो ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं। याद रखना, अप हिप, अप ऊपर हो गया और बाकी नीचे हो गया। अप ऊपर हो गया यानी अपनति जो हो गया, अपनति जो हो गया ऊपर हो जाएगा, और अभिनति जो हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। अभिनति जो हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा सर? नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभिनति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? कौन एक प्राचीन धर्म ग्रंथ है? तो अभिधर्म कोश जो है एक प्रकार का प्राचीन बौद्ध धर्म है। धर्म रघुवंशम, विष्णु पुराण, ऋतु संहार तो सब है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ यहाँ पे पर्टिकुलर रूप से हिंट कर दिया है। ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अभिधर्म कोश है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो ज्ञान है वो त्रिपिटक से मिलता है। क्या कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखेंगे त्रिपिटक से मिलता है। कुछ लोग जानना चाहेंगे कि त्रिपिटक क्या क्या है, तो याद रखेंगे 3 पिटक हैं, विनय पिटक, उसके बाद क्या है तो सूत पिटक, और उसके बाद क्या है तो अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक है। ये तीनों प्रकार के पिटक को ही कहा जाता है त्रिपिटक कहा जाता है। और ये जो तीनों पिटक है इसका जो भाषा है वो पाली भाषा है। कैसा भाषा है? तो याद रखेंगे ये पाली भाषा है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा बात कर ले बौद्ध ग्रंथ में, बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो लाइट ऑफ एशिया जिसे कहा जाता है गौतम बुद्ध जी थे। कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे, जिनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु में हुआ था, लेकिन महावीर का स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पे होता है। अच्छा, महात्मा बुद्ध का ये जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है बात। चलो अगला जो क्वेश्चन दिया है आपसे, क्या दिया गया है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक जो थे वो रामानुजाचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ से क्वेश्चन देता है, जैसे माधवाचार्य के ऊपर क्वेश्चन देता है कि माधवाचार्य से दर्शन कौन प्रमुख है, तो याद रखेंगे द्वैतवाद है। कौन है? द्वैतवाद है। ये बातें आप याद रखेंगे। द्वैतवाद किससे है? तो माधवाचार्य जी से है। ठीक है। अगर हम बात करें चवार्क के बारे में, तो याद रखेंगे चवार्क का ये जो होता है वो प्रवर्तक चवार्क ही है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, चवार्क का चवार्क है। लेकिन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य के जो हैं वो कपिल हैं। ये बातें याद रखेंगे। सांख्य के कौन है? तो सांख्य के कपिल हैं। और न्याय के कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो याद रखेंगे गौतम है। कौन है? गौतम है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। बाकी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या निकल के आ जाता है माधवाचार्य आपका राइट आंसर निकल के आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया सर? 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल जो कहलाता है वो बोगीबिल ब्रिज कहलाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोगीबिल ब्रिज हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 4.94 किलोमीटर है। क्या है? 4.94 किलोमीटर है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादक राज्य है? तो पहले स्थान पे क्या है? तो पहले स्थान पे जो है वो कर्नाटक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, कर्नाटक है। और जो दूसरे स्थान पे है वो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा वो दूसरे स्थान पे हो जाएगा। ठीक है। बात कर लेते हैं कि सोना का संकेत क्या होता है सर? तो सोना का जो संकेत होता है वो AU होता है। और चांदी का क्या होता है? तो चांदी का जो होता है वो AG होता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आइए सोना का मूल्य निर्धारण कहाँ से होता है वो जान लेते हैं। तो सोना का मूल्य निर्धारण जो होता है वो लंदन से होता है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। सोना का मूल्य निर्धारण कहाँ से होता है? लंदन से होता है। ठीक है बात।
अब देखते हैं थोड़ा सा कि जोहान्स नगरी किसे कहा जाता है। तो जोहान्स नगरी नहीं, स्वर्ण नगरी, माफ कीजिएगा, स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है। तो जोहान्स वर्ग को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। जोहान्स वर्ग को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। और सबसे अधिक सोना का उत्पादन कौन करता है। तो याद रखेंगे सोना का उत्पादन करता है, ध्यान रखेंगे, उत्पादन करता है चीन। उत्पादन कौन करता है, चीन। लेकिन भंडारण कौन करता है, अमेरिका। लेकिन खपत कौन करता है, तो अपना प्यारा देश भारत। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलो, क्या उत्पादन कौन करता है, चीन। भंडारण कौन करता है, यूएसए, अमेरिका। और खपत लेकिन कहाँ पे होता है, तो बाबू सोना में खपत हो जाता है भारत में। ठीक है, सोना कैसी धातु है, तो सोना सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते थोड़ा सा 29 के ऊपर में। 29 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे दिया गया 29 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा रुक जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है। कौन बारदोली से संबंधित थे। तो ये बातें तो आपको पता है कि 1928 की घटना है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बारदोली सत्याग्रह किए थे। सरदार की उपाधि वहीं बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको मिला था। ये बातें भाई आप ध्यान रखेंगे। बात कर ले गुरु नानक से संबंधित कौन सा स्थल है। तो गुरु नानक से संबंधित जो है वो तलवंडी है। कौन सा है, तलवंडी में ही गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्या हो गया, बारदोली हो गया। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब 1928 आप ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी के बारे में बात कर लेते हैं तो कुंडग्राम वैशाली, ये ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में कि दास वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दास वंश का स्थापना जो है यानी कि गुलाम वंश का स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। जो कि कब किया गया था, तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में जैसे ही राज्याभिषेक होता है तो 24 जून 1206 को उनको राज्याभिषेक हुआ था और 1206 में ही उनका स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी थी वो लाहौर में बनाई थी। मध्यकालीन इतिहास से आपको पढ़नी चाहिए जरूर। ठीक है बात। चलो, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, नहीं कुतुब मीनार का नींव किसने डलवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी निर्माण कार्य पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने। ये बातें याद रखेंगे कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। बाकी कुतुब मीनार का नींव किसने डलवाया, तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाया था। ठीक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ, तो चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं नसरुद्दीन महमूद के बारे में। ये एक ऐसा सुल्तान था जो जिंदगी भर ससुरा ये टोपी सिया। नसरुद्दीन महमूद जो था वो जिंदगी भर टोपी सिया और टोपी सीते सीते जय हिंद जय भारत हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिटोरिया जो है प्रशासनिक, याद रखेंगे प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक के साथ साथ याद रखेंगे कार्यपालिका राजधानी भी है। प्रशासनिक के साथ साथ याद रखेंगे कार्यपालिका राजधानी भी कहाँ पे है, प्रिटोरिया में ही। ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, बात कर लेते केप टाउन के बारे में। तो केप टाउन क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की ही राजधानी है, लेकिन ये एक प्रकार का विधायी राजधानी है। कैसी राजधानी है, एक प्रकार की विधायी राजधानी है। ठीक है बात। चलो, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो मुद्रा है वो रैंड है। ये बातें याद रखेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में जो रैंड है वो सोना का खान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो एकता में विविधता है। क्या है, एकता में विविधता है। एकता में विविधता जो है दक्षिण अफ्रीका का ये आदर्श वाक्य है। तो कैसी लगी आज की क्लास, ज़रूर आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा और शाम में सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी लोग होंगे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, मेरे को कहने ना मिल पड़े। ठीक ना। और ध्यान रखेंगे अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे और कम से कम सपोर्ट हेतु 5 मित्रों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है बात। फिर मिलेंगे कल इसी समय पर इसी चैनल के माध्यम से। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, जहाँ से आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में आपको पहुँचा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और वहाँ से आप पीडीएफ गेन कर सकते हो। आप एक सुनहरा सा टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है भाई, चलो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं फिर से। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।